के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार अब नहीं रहे हैं। जी हाँ, आज सुबह 7:30 बजे उनका निधन हो गया है और वह भगवान को भी प्यारे हो गए हैं। आप सभी को बता दूं कि दिलीप कुमार 98 साल के थे और पिछले काफी महीने से उनकी तबीयत भी खराब चल रही थी और इस महीने में तो लगभग 2 बार उनको हॉस्पिटल के अंदर भर्ती भी कराया गया था और इसी के चलते हुए आज सुबह 7:30 बजे उन्होंने हम सभी का साथ छोड़ दिया है। उसी के साथ साथ पूरे देश के अंदर शोक की लहर तो दौड़ गई, लेकिन वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान, जो पाकिस्तान भारत बर्बाद होता है तो खुश होता है, वह आज इनकी मृत्यु के ऊपर आज वह भी रोता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वह भी एक मोमडन का समर्थन करते हैं और दिलीप कुमार जो खुद एक मोमडन थे और आज उनकी आकस्मिक मृत्यु के ऊपर पाकिस्तान ने भी शोक व्यक्त किया है। आप सभी को बता दूं कि उन्होंने 54 फिल्मों के अंदर काम भी किया और इसी के साथ साथ उन्होंने कई बड़ी ऐसी फिल्में करी हैं जिससे उनका नाम फिल्म जगत के अंदर काफी विख्यात रहा है। और क्या क्या उनकी जीवनी रही है, आइए एक नजर डालते हैं उनकी जीवनी के प्रकाश की ओर। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार अब नहीं रहे हैं। लंबी बीमारी के बाद 98 वर्ष की आयु में मुंबई के एक अस्पताल में बुधवार को उनका निधन हुआ। हिंदी फिल्म जगत में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार मंगलवार से हिंदुजा अस्पताल की गैर कोविड गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती थे। दिलीप कुमार के निधन से फिल्म जगत समेत देश भर में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश की दिग्गज हस्तियों ने दिलीप कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया। आज शाम 5 बजे सांता क्रूज मुंबई में जुहू कब्रिस्तान में उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। दिलीप कुमार का इलाज कर रहे डॉक्टर जलील पारकर ने पीटीआई भाषा से कहा, लंबी बीमारी के कारण सुबह 7:30 बजे उनका निधन हुआ और अभिनेता को पिछले 1 महीने में कई बार अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिलीप कुमार के निधन पर कहा है कि दिलीप कुमार को सिनेमा जगत के लेजेंड के रूप में याद किया जाएगा। वह अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे और इसी कारण कई पीढ़ियों के दर्शक उन्हें देख करके धनी हुए हैं। साथ ही मंत्रमुग्ध भी रहते थे और उनका दुनिया से जाना हमारे सांस्कृतिक जगत के लिए एक क्षति है। उनके परिवार, दोस्तों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति उनकी संवेदना है। दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें महिला खरीद फरोख्त गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है। पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हाईवे पर सपना होटल में डील चल रही थी तो वहीं डीएसटी टीम को इसकी सूचना मिली और सूचना को किया गया वेरीफाई। उसके बाद उच्च अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं पुलिस सेक्शन आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कैबिनेट के विस्तार करने जा रहे हैं और उन्होंने आज कैबिनेट के विस्तार के लिए मुहूर्त भी निकाला है और शाम को 5:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक मंत्रियों से वहां पर शपथ दिलवाई जाएगी। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि कैबिनेट में बदलाव की 5 बड़ी वजह बताई जा रही है, जिसके अंतर्गत गवर्नेंस की क्वालिटी, जनता की निराशा को दूर करना, जातीय व क्षेत्रीय प्रतिनिधि के साथ इक्वालिटी में संतुलन, तो वहीं साथ ही साथ मंत्री और नेता का मनोबल बढ़ाना और जनता के अंदर विश्वास पैदा करना, यह सब बातों को ध्यान में रख करके इस मंत्रिमंडल के अंदर फेरबदल किया जा रहा है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि आज बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार हमारा साथ छोड़ करके चले गए हैं। इसके अंतर्गत आज सुबह यानी बुधवार की सुबह 7:30 बजे उनका निधन हो चुका है और उनकी उम्र 98 वर्ष तक हो चुकी थी।
लेकिन उनका काफी लंबे समय से इलाज भी चल रहा था और काफी लंबे समय से तबीयत भी खराब चल रही थी और इस महीने 2 बार वह हॉस्पिटल में भर्ती भी हो चुके थे। तो इसी के कारण वह मौत को प्यारे हो गए और उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। साथ ही साथ इसमें आप सभी को बता दूं कि उन्होंने 54 फिल्मों के अंदर काम भी किया है और क्या कुछ उन्होंने किया है मैं आप सभी को इस बारे में जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी हम नजर डालते हैं दूसरी खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि कोटा अब कोरोना मुक्त की दहलीज के ऊपर पहुंच चुका है, जिसके अंतर्गत अब एक्टिव केस लगातार कम होते हुए जा रहे हैं और इनमें से आप सभी को बता दूं कि अस्पताल में अब भर्ती जो 23 मरीज थे उनमें से एक ही मरीज अब पॉजिटिव है और बाकी सब नेगेटिव हो चुका है। वहीं कल जितनी भी जांचें की गई थी उनमें से अभी तक एक भी केस पॉजिटिव सामने नहीं आया है। तो इसी के साथ अब कोरोना मुक्त कोटा होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ आप सभी को आंकड़ों के बारे में भी बता दूं कि राजस्थान के अंदर लगातार कोरोना का ग्राफ गिरता हुआ ही जा रहा है और राजस्थान के साथ साथ देश के अंदर भी अब कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। अगर हम बीते 24 घंटे यानी कि कल की बात करें तो कल कोरोना के 42,751 देश के अंदर नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं साथ ही साथ 932 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। वहीं अगर हम एक्टिव केसों की बात करें तो एक्टिव केस अब मौजूद है पूरे देश के अंदर। तो जल्द ही इन केसों से भी अब छुटकारा मिल सकता है और आसानी से हम इस कोरोना पर जंग जीत सकते हैं। लेकिन अभी भी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। सेठवा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि सरहद पार से एक बार फिर आई है नशे की बड़ी खेप। 22 किलो हेरोइन के साथ में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एटीएस कई दिनों से रख रही थी निगरानी, तो वहीं पाकिस्तानी तस्करों ने भारत में की 22 किलो हेरोइन की सप्लाई। एक बार फिर तस्करों के मंसूबों पर एटीएस ने पानी फेर दिया। जब्त हेरोइन की कीमत आंकी जा रही है 30 करोड़ रुपए। गिरावा थाना क्षेत्र में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर। राजस्थान के 7 लाख सरकारी कर्मचारियों को राहत देने वाली खबर सामने आई है। कांग्रेस में चल रही सियासी उठापटक के बीच राज्य सरकार ने 21 महीने 13 दिन बाद से सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के तबादलों पर लगी पाबंदी 1 महीने के लिए हटा दी है। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 14 जुलाई से 14 अगस्त के बीच सभी विभागों की वेबसाइट के जरिए स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के प्रावधान किए गए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ममता पर यह जुर्माना उनकी चुनाव याचिका की सुनवाई से जस्टिस कौशिक चंदा की बेंच को हटाने की मांग के बाद लगाया गया है। ममता ने जस्टिस चंदा पर भाजपा से संबंधों का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को 6 बजे कैबिनेट का विस्तार करेंगे और माना जा रहा है कि बदलाव के बाद ये मोदी की सबसे युवा और टैलेंटेड टीम होगी। दरअसल मोदी का फोकस यंग टीम के साथ कोरोना महामारी और खराब होती अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट बेहतर करना है। हालांकि अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासी समीकरणों का ध्यान रखा गया, पर इसमें टैलेंट का बैलेंस भी रखा गया है। इनमें 23 नाम फाइनल हो चुके हैं। भारत और पाकिस्तान में कुछ ऐसा रिश्ता बन गया कि एक खुशी दूसरे के लिए गम का कारण बन जाती है। परंतु दिलीप कुमार के निधन से भारत में गम छाया हुआ है, तो पाकिस्तान में भी यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार के जाने का अफसोस किया जा रहा है। अपनी लंबी अभिनय यात्रा में दिलीप कुमार ने लगभग 60 फिल्मों में ही अभिनय किया। वे हर काम करने से पहले उस पर बहुत समय तक विचार करते थे। दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री पी रंगराजन कुमार मंगल की पत्नी किट्टी कुमार मंगल की मंगलवार रात दिल्ली के वसंत विहार स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई।
मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। पुलिस अन्य आरोपियों की अभी भी तलाश कर रही है। कोविड-19 से रिकवर होने के बाद फंगल इन्फेक्शन तो हो ही रहे थे, अब साइटोमेगलो वायरस के रिएक्टिव होने के तौर पर एक नया खतरा सामने आया है। कोविड-19 की दूसरी लहर में इन्फेक्ट हुए मरीजों में रिकवर होने के 20-23 दिन बाद यह समस्या सामने आ रही है। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में 5 केस ऐसे सामने आए हैं। उन्हें पेट दर्द और रिएक्टिव बिल्डिंग की शिकायत थी। इनमें से एक की मौत भी हो गई। कामिनी कौशल मधुबाला के बाद सायरा दिलीप कुमार की लाइफ में आई। दोनों की लव स्टोरी शादी के अंजाम तक पहुंच गई, लेकिन इनके माता पिता बनने का सपना अधूरा रह गया। ऐसा क्यों हुआ, इसका खुलासा दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द सबस्टॉन्ग एंड द शैडो में किया था। इसमें बताया गया है कि दिलीप सायरा ताउम्रा माता पिता क्यों नहीं बन सके। उत्तर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चल रही हीट वेव के चलते अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में अचानक एयर कंडीशनर्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ गई है। इनमें से कई लोग पहली बार एसी खरीद रहे हैं, लेकिन एसी से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के चलते अमेरिका के कई शहरों में लोग हीट पंप को तरजीह दे रहे हैं। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 3 बड़े फैसले देखने को मिले हैं। 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में होंगे क्रमोन्नत, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 3,63,112 जल कनेक्शन होंगे। वहीं साथ ही साथ जल कनेक्शन के लिए 717.40 करोड़ रुपए की मंजूरी। 5 अल्पसंख्यक छात्रावासों के लिए 20.15 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं हरियाणा की टॉप खबरों की ओर। अंबाला के अंदर ठगी का अजीब और गरीब मामला सामने आया है। 80 साल के एक रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी ने अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए सोने का खंडा, सिखों का धार्मिक चिन्ह कहलाता है, बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया। तो आरोप है कि उसे सोने की बजाय किसी और धातु का खंडा डिलीवरी कर दिया गया। इंसान के साथ साथ भगवान से भी धोखे की इस कहानी को लेकर अब 8 साल बाद पुलिस को शिकायत दी गई और पुलिस ने उत्तराखंड के एक कारोबारी के खिलाफ केस दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में बलवंत सिंह आनंद ने बताया कि उनकी पत्नी नरेंद्र कौर की मौत हो चुकी है। उन्होंने बीसी बाजार स्थित गुरुद्वारे में सोने का खंडा भेंट करने की इच्छा जाहिर की थी। इसी अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए 2012 में उन्होंने जसबीर सिंह देहरादून के 36 धामावाला बाजार में जसबीर सिंह को सोने का खंडा बनाने का ऑर्डर दिया। 2013 में खंडा बनाकर खुद अंबाला छावनी आकर के दे दिया। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक जसबीर सिंह ने अपनी मौजूदगी और देखरेख में खंडे को निशाना साहब के लगाया और इसके असली सोना होने की गारंटी दी थी। यह पोल 1.5 साल के बाद टूटकर गिर गया, जबकि खंडे की जांच की तो पता चला कि यह सोने का नहीं है। इस पर जसबीर से बात की तो उन्होंने नया खंडा बनवा कर देने का वादा किया। मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। उसने मुझे धोखा दिया, उसके माँ बाप को भी बता चुका हूँ, लेकिन उसे नहीं समझाया। मेरे मरने के बाद ही उसे समझ आएगी। ये बातें 3 साल पहले लव मैरिज करने वाले युवक ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर के बोली थी। इसके बाद से ही वह लापता है। उसकी पत्नी ने ओल्ड इंडस्ट्रियल थाने में पति की गुमशुदगी दर्ज कराई है। गोपाल कॉलोनी प्रीति ने बताया कि उसने 3 साल पहले सिद्धार्थ नगर निवासी सरफराज अंसारी से लव मैरिज की थी। पति एक फैक्ट्री और वह एक मेडिकल स्टोर पर काम करती है। बताया गया कि पति के शराब पीने के कारण बीते 1 सप्ताह से उनका झगड़ा चल रहा है। सोमवार रात को झगड़े के बाद उसने पति से तलाक की मांग की और पति बोला कि मंगलवार को कोर्ट में तलाक ले लेंगे। वह भी उससे परेशान है और मंगलवार सुबह पति बोला कि 11 बजे कोर्ट में आ जाना, तलाक ले लेंगे, और बाइक व बैग लेकर निकल गया। वह कोर्ट नहीं गई। मंगलवार शाम करीब 5 बजे पति ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर के मरने की बात कही। उसके बाद से वह लापता है और फोन भी स्विच ऑफ आ रहा। युवा कांग्रेस का चुनावी मैदान सज चुका है। 2 महिलाओं समेत 12 युवा प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए दंगल में उतरे हैं।
जबकि महासचिव पद के लिए 83 अपनी किस्मत आजमाएंगे। जिलाध्यक्ष के लिए 285 चुनाव लड़ेंगे। 90 विधानसभाओं के लिए सबसे अधिक 582 युवाओं ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। चुनावी प्रक्रिया 7 जुलाई से शुरू होकर के करीब 1 माह तक चलेगी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के सभी गुट चाहते हैं कि युवा कांग्रेस के अधिक से अधिक पदों पर जीत दर्ज की जाए ताकि भविष्य में अपनी सियासी ताकत को मजबूती मिल सके। और सूत्रों का कहना है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा गुट के उम्मीदवारों में टक्कर रहेगी। चुनाव के पीआरओ मनोज सहारण ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए शांतनु सिंह चौहान, अमनदीप सिंह बैलखा, इंदाज हुसैन, नेहा खान सहित 7 युवाओं ने यह चुनाव लड़ा था। हरियाणा कांग्रेस में कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को करीब आधा दर्जन विधायकों ने पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ में बैठक की है। सूत्रों के अनुसार विधायक ने कहा है कि संगठन की नियुक्तियों में विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही। पार्टी नेतृत्व मुलाकात का समय नहीं देता। एक विधायक ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन जब मिलने का समय मांगा जाता है तो ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि जैसे हम कांग्रेस के विरोधी हैं। विरोधी जैसा व्यवहार करना ठीक नहीं। कुछ विधायकों ने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई के बिना कांग्रेस हरियाणा में सत्ता में नहीं आ सकती। पर इस पर वेणुगोपाल ने आश्वासन दिया कि संगठन पदाधिकारियों के चयन में सभी विधायकों की सुनवाई होगी। किसी विधानसभा या जिले में पदाधिकारी थोपे नहीं जाएंगे। और वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि हुड्डा हरियाणा कांग्रेस के अकेले ऐसे नेता हैं जिन्हें कैबिनेट रैंक मिला हुआ है। कृषि कानून के विरोध में बुलाई गई ट्रैक्टर रैली शुरू हो चुकी है। काफ़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर के दिल्ली जयपुर हाईवे 48 पर सावन चौक से निकले हैं। दिन निकलते ही किसान हाईवे पर ढोल नगालों के साथ जुटने लगे थे, तो वहीं पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। किसी भी स्थिति से निपटने से पुलिस चाक चौबंद है। 13 दिसंबर 2020 से हाईवे पर स्थित जयसिंहपुरा खेड़ा बॉर्डर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल व अन्य राज्यों के किसान डटे हुए हैं। इनके समर्थन में किसान संगठनों ने रैली का आह्वान भी किया है और दोपहर 2 बजे तक रैली निकाली जाएगी। इसलिए रेवाड़ी पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि पुलिस को ट्रैक्टर रैली के चलते दिल्ली जयपुर बाधित होने की संभावना लग रही है। हरियाणा की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं आप सभी को बता दूं कि माकन की सीएम अशोक गहलोत के साथ में निर्णायक चर्चा हुई है। जी हां, प्रदेश प्रभारी अजय माकन की सीएम अशोक गहलोत के साथ निर्णायक चर्चा हुई है और सीएम अशोक गहलोत ने कुछ मुद्दों पर कहा कि अपनी बात अजय माकन दिल्ली जाकर के आला कमान को सौंपेंगे। वहीं साथ ही साथ सब कुछ ठीक हो रहा तो जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में राजस्थान में हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल। वहीं आप सभी को बता दूं कि फुलेरा के अंदर किसानों की मसीहा डॉक्टर हरि सिंह का पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया है। देश के विख्यात सर्जन सीकर के पूर्व सांसद, राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं फुलेरा विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके कद्दावर किसान नेता स्वर्गीय डॉक्टर सिंह का जन्मदिन फुलेरा के ब्लॉक कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड स्थित बालवाड़ी नेहरू गार्डन के पास बड़ी धूमधाम से मनाया। और इसी अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें पूर्व पालिका अध्यक्ष मनोज आहूजा, पूर्व सैनिक कमेटी अध्यक्ष मनोज कुल्हारी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य एवं युवक कांग्रेस अध्यक्ष धन्नालाल नौदल सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसी मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष मनोज आहूजा ने स्वर्गीय डॉक्टर हरि सिंह को याद करते हुए उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर साहब ने यहाँ की जनता को 85 वर्ष तक की आयु तक सेवाएं प्रदान की हैं। वहीं गरीब एवं लोगों को उन्होंने सेवा करते हुए उनके दर्द को अपना दर्द समझकर उनके दुख दूर करने की सेवा की है। वे गरीबों के मसीहा थे। वहीं मनोज कुल्हारी ने डॉक्टर सिंह के चित्र के समक्ष नमन करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब किसानों एवं गरीबों के मसीहा, निर्भीक और वचन के पक्के थे। वहीं कुल्हारी ने सत्ता में आसानी कांग्रेस जनों पर प्रहार करते हुए कहा कि आज ये लोग सत्ता के मद से
इतने चूर हो गए हैं कि किसी कार्यकर्ता के काम भी समय पर नहीं करते, तो आमजन के कैसे करेंगे। वहीं इस मौके पर पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल शर्मा ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पिछले वर्षों में 5 बत्ती चौराहे पर प्रस्तावित बस स्टैंड की घोषणा हो रखी है, इसलिए राज्य सरकार व नगर पालिका मंडल से निर्मल शर्मा ने मांग की कि प्रस्तावित नए बस स्टैंड का नाम स्वर्गीय डॉक्टर सिंह के नाम से रखा जाए। तो वहीं डॉक्टर साहब के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। फुलेरा कस्बा रेल लाइन की वजह से 2 भागों में बटा हुआ है। दूसरी ओर पुराना फुलेरा व श्री राम नगर सहित क्षेत्र में आधी से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है और डॉक्टर साहब के नाम से बस स्टैंड बनता है, तो यहाँ की जनता को भी एक उपलब्धि मिलेगी। कार्यक्रम में चौकी पर मौजूद मजदूरों एवं कामगारों को मास्क वितरण कर कैरी का पानी भी पिलाया गया। डॉक्टर हरि सिंह अपने आप में एक ऐसा नाम है जिसने अपने क्षेत्र नहीं अभी तो पूरे राजस्थान भारतवर्ष में हमारे फुलेरा क्षेत्र का स्वयं के माता पिता का नाम रोशन किया है। डॉक्टर हरि सिंह तकरीबन 85 साल तक इस मानव सेवा में अडिग रहे। उन्होंने अपने जो जीवन जिया वो खुद के लिए कम और आम जनता के लिए ज़्यादा जिया। वे सर्व धर्म के हितैषी थे, किसी जातिवाद का उन पर कोई किसी प्रकार का धब्बा नहीं था। उन्होंने जो भी व्यक्ति उनके पास आया या उनकी जानकारी में आया कि ये व्यक्ति संकट में है, उस व्यक्ति की हर संभव मदद करने का प्रयास किया है और उसको हर तरीके से लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं डॉक्टर साहब के आज इस जन्म तिथि पर अपनी ओर से और उपस्थित सभी जन समूह की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी दिव्यात्मा को, ऐसी पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और हम आशा करेंगे कि उनकी आत्मा हमें सदैव आशीर्वाद प्रदान करती रहे और सद्मार्ग का प्रदर्शन करती रहे। धन्यवाद। एक गुजारिश हो रहा है आपसे कि उपस्थित जितने भी यहाँ कांग्रेस है या डॉक्टर साहब के प्रति लगाव रखने वाले व्यक्ति महिलाएं हैं, उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाह रहे हो? संदेश यही है, सब लोगों ने मिलकर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है, पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया है। ऐसे विभिन्न कार्यक्रम पूरे फुलेरा तहसील में आयोजित होने हैं और हो रहे हैं। हमारे जो जन सेवक हैं वो भी आज अभी रैनवाल में है, वहाँ कई कार्यक्रम हैं। उसके अलावा कई पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित होने हैं, जगह जगह कार्यक्रम है। और शाम को 5 बजे जो कार्यालय है, उनका निवास स्थान है जन सेवक जी का, वहाँ भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जैसा लोगों का संदेश मिल रहा है कि यहाँ सत्ता और संगठन में कुछ तालमेल नज़र नहीं आ रहा है, वहीं आज आपसी फूट भी दिखाई दे रही है कि 2 जगह कार्यक्रम हो रहे हैं और सत्ता पक्ष यहाँ नहीं है, ऐसा क्यों? मैं आज डॉक्टर साहब की जयंती पर ज़्यादा नहीं कहूँगा। आपने ये सवाल जो पूछा है बहुत अच्छा पूछा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जनसेवक के नेतृत्व में उनको चेहरे को आगे करके 3 नगर पालिकाओं में जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया था और तीनों जगह कांग्रेस के चेयरमैन बने। परंतु अभी आपकी जो बात है सत्य कुछ देखने में आ रहा है, कार्यकर्ताओं का जो काम होना चाहिए था, जिस उम्मीद होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रहा। हम मिल बैठकर हमारे घर की बात है और इस घर की बात को आपस में बैठकर जनसेवक तक पहुंचाएंगे और समाधान करेंगे। और काफ़ी दिन से देखने को मिल रहा है, तीनों, मैं तो फुलेरा में रहता हूँ, पर तीनों ही नगर पालिकाओं में जो चेयरमैन बनाए उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हम चेयरमैन बन जाएंगे, पर वो जनता की उम्मीदों पर और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कुछ कमी देखने को मिल रही है। पर ये मिल बैठकर हम इस समस्या का समाधान जल्दी करेंगे और हमारे जो यहाँ के नेता हैं विद्याधर जी को अवगत कराएंगे। निर्णय तो उनको लेना है, जनता ने तो जो वोट थे वो दे दिए और कांग्रेस को आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद विद्याधर जी को आशीर्वाद दे दिया। अब उनका दायित्व बनता है कि काम किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से होने चाहिए, वो रोड मैप तो वो तैयार करेंगे। हम तो अवगत करा सकते हैं, हम तो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता नगर पालिका में जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, समय पर सुनवाई नहीं हो रही है, हमको भी चिंता है और हम इस बात को आगे रखेंगे। धन्यवाद। इससे भी गुजारिश करूँगा कि आप डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब फुलेरा विधानसभा के लिए खुद के तन मन से इतना साथ दिया है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, जो भी किसी भी संकट के अंदर डॉक्टर सिंह जी के पास गया है वो निराश होकर नहीं आया। हर
चीज़ से मदद की है डॉक्टर साहब ने, और 4 दफ़े विधायक रहे हैं डॉक्टर साहब। कुछ ही दिनों के लिए प्रधान भी रहे थे पंचायत समिति सामर से। तो यहाँ के आज हर जगह, हर वार्ड के अंदर ये जो प्रोग्राम रखा गया है, हर व्यक्ति के दिल के अंदर एक डॉक्टर साहब को हर इस तरीके से देखते हैं कि डॉक्टर साहब आज भी हमारे सामने मौजूद है। जय हिंद, जय भारत। वहीं सेठवा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि सरहद पार से एक बार फिर आई है नशे की बड़ी खेप। 22 किलो हेरोइन के साथ में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एटीएस कई दिनों से रख रही थी निगरानी, तो वहीं पाकिस्तानी तस्करों ने भारत में की 22 किलो हेरोइन की सप्लाई। एक बार फिर तस्करों के मंसूबों पर एटीएस ने पानी फेर दिया। जब्त हेरोइन की कीमत आंकी जा रही है 30 करोड़ रुपए। गिरावा थाना क्षेत्र में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर। राजस्थान के 7 लाख सरकारी कर्मचारियों को राहत देने वाली खबर सामने आई है। कांग्रेस में चल रही सियासी उठापटक के बीच राज्य सरकार ने 21 महीने 13 दिन बाद से सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के तबादलों पर लगी पाबंदी 1 महीने के लिए हटा दी है। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 14 जुलाई से 14 अगस्त के बीच सभी विभागों की वेबसाइट के जरिए स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के प्रावधान किए गए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ममता पर यह जुर्माना उनकी चुनाव याचिका की सुनवाई से जस्टिस कौशिक चंदा की बेंच को हटाने की मांग के बाद लगाया गया है। ममता ने जस्टिस चंदा पर भाजपा से संबंधों का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को 6 बजे कैबिनेट का विस्तार करेंगे और माना जा रहा है कि बदलाव के बाद ये मोदी की सबसे युवा और टैलेंटेड टीम होगी। दरअसल मोदी का फोकस यंग टीम के साथ कोरोना महामारी और खराब होती अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट बेहतर करना है। हालांकि अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासी समीकरणों का ध्यान रखा गया, पर इसमें टैलेंट का बैलेंस भी रखा गया है। इनमें 23 नाम फाइनल हो चुके हैं। भारत और पाकिस्तान में कुछ ऐसा रिश्ता बन गया कि एक खुशी दूसरे के लिए गम का कारण बन जाती है। परंतु दिलीप कुमार के निधन से भारत में गम छाया हुआ है, तो पाकिस्तान में भी यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार के जाने का अफसोस किया जा रहा है। अपनी लंबी अभिनय यात्रा में दिलीप कुमार ने लगभग 60 फिल्मों में ही अभिनय किया। वे हर काम करने से पहले उस पर बहुत समय तक विचार करते थे। दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री पी रंगराजन कुमार मंगल की पत्नी किट्टी कुमार मंगल की मंगलवार रात दिल्ली के वसंत विहार स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई। मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। पुलिस अन्य आरोपियों की अभी भी तलाश कर रही है। कोविड-19 से रिकवर होने के बाद फंगल इन्फेक्शन तो हो ही रहे थे। अब साइटोमेगलो वायरस के रिएक्टिव होने के तौर पर एक नया खतरा सामने आया है। कोविड-19 की दूसरी लहर में इन्फेक्ट हुए मरीजों में रिकवर होने के 20-23 दिन बाद यह समस्या सामने आ रही है। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में 5 केस ऐसे सामने आए हैं। उन्हें पेट दर्द और रिएक्टिव बिल्डिंग की शिकायत थी। इनमें से एक की मौत भी हो गई। कामिनी कौशल मधुबाला के बाद सायरा दिलीप कुमार की लाइफ में आई। दोनों की लव स्टोरी शादी के अंजाम तक पहुंच गई, लेकिन इनके माता पिता बनने का सपना अधूरा रह गया। ऐसा क्यों हुआ, इसका खुलासा दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द सबस्टॉन्ग एंड द शैडो में किया था। इसमें बताया गया है कि दिलीप सायरा ताउम्रा माता पिता क्यों नहीं बन सके। उत्तर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चल रही हीट वेव के चलते अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में अचानक एयर कंडीशनर्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ गई है। इनमें से कई लोग पहली बार एसी खरीद रहे हैं, लेकिन एसी से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के चलते अमेरिका के कई शहरों में लोग हीट पंप को तरजीह दे रहे हैं।
फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 3 बड़े फैसले देखने को मिले हैं। 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र CSC में होंगे क्रमोन्नत, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 3,63,112 जल कनेक्शन होंगे। वहीं साथ ही साथ जल कनेक्शन के लिए 717.40 करोड़ रुपए की मंजूरी, 5 अल्पसंख्यक छात्रावासों के लिए 20.15 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं हरियाणा की टॉप खबरों की ओर। अंबाला के अंदर ठगी का अजीब और गरीब मामला सामने आया है। 80 साल के एक रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी ने अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए सोने का खंडा, सिखों का धार्मिक चिन्ह कहलाता है, बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया। तो आरोप है कि उसे सोने की बजाय किसी और धातु का खंडा डिलीवरी कर दिया गया। इंसान के साथ साथ भगवान से भी धोखे की इस कहानी को लेकर अब 8 साल बाद पुलिस को शिकायत दी गई और पुलिस ने उत्तराखंड के एक कारोबारी के खिलाफ केस दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में बलवंत सिंह आनंद ने बताया कि उनकी पत्नी नरेंद्र कौर की मौत हो चुकी है। उन्होंने BC बाजार स्थित गुरुद्वारे में सोने का खंडा भेंट करने की इच्छा जाहिर की थी। इसी अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए 2012 में उन्होंने जसबीर सिंह देहरादून के 36 धामावाला बाजार में जसबीर सिंह को सोने का खंडा बनाने का ऑर्डर दिया। 2013 में खंडा बनाकर खुद अंबाला छावनी आकर के दे दिया। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक जसबीर सिंह ने अपनी मौजूदगी और देखरेख में खंडे को निशाना साहब के लगाया और इसके असली सोना होने की गारंटी दी थी। यह पोल 1.5 साल के बाद टूटकर गिर गया, जबकि खंडे की जांच की तो पता चला कि यह सोने का नहीं है। इस पर जसबीर से बात की तो उन्होंने नया खंडा बनवा कर देने का वादा किया। मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। उसने मुझे धोखा दिया, उसके माँ बाप को भी बता चुका हूँ, लेकिन उसे नहीं समझाया। मेरे मरने के बाद ही उसे समझ आएगी। ये बातें 3 साल पहले लव मैरिज करने वाले युवक ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर के बोली थी। इसके बाद से ही वह लापता है। उसकी पत्नी ने ओल्ड इंडस्ट्रियल थाने में पति की गुमशुदगी दर्ज कराई है। गोपाल कॉलोनी प्रीति ने बताया कि उसने 3 साल पहले सिद्धार्थ नगर निवासी सरफराज अंसारी से लव मैरिज की थी। पति एक फैक्ट्री और वह एक मेडिकल स्टोर पर काम करती है। बताया गया कि पति के शराब पीने के कारण बीते 1 सप्ताह से उनका झगड़ा चल रहा है। सोमवार रात को झगड़े के बाद उसने पति से तलाक की मांग की और पति बोला कि मंगलवार को कोर्ट में तलाक ले लेंगे। वह भी उससे परेशान है और मंगलवार सुबह पति बोला कि 11 बजे कोर्ट में आ जाना, तलाक ले लेंगे, और बाइक व बैग लेकर निकल गया। वह कोर्ट नहीं गई। मंगलवार शाम करीब 5 बजे पति ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर के मरने की बात कही। उसके बाद से वह लापता है और फोन भी स्विच ऑफ आ रहा। युवा कांग्रेस का चुनावी मैदान सज चुका है। 2 महिलाओं समेत 12 युवा प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए दंगल में उतरे हैं, जबकि महासचिव पद के लिए 83 अपनी किस्मत आजमाएंगे। जिलाध्यक्ष के लिए 285 चुनाव लड़ेंगे। 90 विधानसभाओं के लिए सबसे अधिक 582 युवाओं ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। चुनावी प्रक्रिया 7 जुलाई से शुरू होकर के करीब 1 माह तक चलेगी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के सभी गुट चाहते हैं कि युवा कांग्रेस के अधिक से अधिक पदों पर जीत दर्ज की जाए, ताकि भविष्य में अपनी सियासी ताकत को मजबूती मिल सके। और सूत्रों का कहना है कि पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा गुट के उम्मीदवारों में टक्कर रहेगी। चुनाव के PRO मनोज सहारण ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए शांतनु सिंह चौहान, अमनदीप सिंह बैलखा, इंदाज हुसैन, नेहा खान सहित 7 युवाओं ने यह चुनाव लड़ा था। हरियाणा कांग्रेस में कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को करीब आधा दर्जन विधायकों ने पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल के साथ में बैठक की है। सूत्रों के अनुसार विधायक ने कहा है कि संगठन की नियुक्तियों में विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही। पार्टी नेतृत्व मुलाकात का समय नहीं देता। एक विधायक ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन जब मिलने का समय मांगा जाता है तो ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि जैसे हम कांग्रेस के विरोधी हैं। विरोधी जैसा व्यवहार करना ठीक नहीं। कुछ विधायकों ने कहा कि पूर्व CM भूपेंद्र
सिंह हुड्डा की अगुवाई के बिना कांग्रेस हरियाणा में सत्ता में नहीं आ सकती, पर इस पर वेणुगोपाल ने आश्वासन दिया कि संगठन पदाधिकारियों के चयन में सभी विधायकों की सुनवाई होगी। किसी विधानसभा या जिले में पदाधिकारी थोपे नहीं जाएंगे और वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि हुड्डा हरियाणा कांग्रेस के अकेले ऐसे नेता हैं जिन्हें कैबिनेट रैंक मिला हुआ है। कृषि कानून के विरोध में बुलाई गई ट्रैक्टर रैली शुरू हो चुकी है। काफी संख्या में किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर के दिल्ली जयपुर हाईवे 48 पर सावन चौक से निकले हैं। दिन निकलते ही किसान हाईवे पर ढोल नगालों के साथ जुटने लगे थे, तो वहीं पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। किसी भी स्थिति से निपटने से पुलिस चाक चौबंद है। 13 दिसंबर 2020 से हाईवे पर स्थित जयसिंहपुरा खेड़ा बॉर्डर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल व अन्य राज्यों के किसान डटे हुए हैं। इनके समर्थन में किसान संगठनों ने रैली का आह्वान भी किया है और दोपहर 2 बजे तक रैली निकाली जाएगी। इसलिए रेवाड़ी पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि पुलिस को ट्रैक्टर रैली के चलते दिल्ली जयपुर बाधित होने की संभावना लग रही है। हरियाणा की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं आप सभी को बता दूं कि माकन की सीएम अशोक गहलोत के साथ में निर्णायक चर्चा हुई है। जी हां, प्रदेश प्रभारी अजय माकन की सीएम अशोक गहलोत के साथ निर्णायक चर्चा हुई है और सीएम अशोक गहलोत ने कुछ मुद्दों पर कहा कि अपनी बात अजय माकन दिल्ली जाकर के आला कमान को सौंपेंगे। वहीं साथ ही साथ सब कुछ ठीक हो रहा तो जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में राजस्थान में हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल। वहीं राजधानी जयपुर में पेट्रोल और डीजल और गैस सहित बढ़ती महंगाई को लेकर के कांग्रेस महिलाओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। वहीं सचिन पायलट ने महंगाई पर केंद्र को घेरा। 115 रुपए का जो पेट्रोल डीजल हो गया, उसमें से 2 टैक्स लगता है। ये सवाल पूछना पड़ेगा लोगों से कि ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम हुए हैं, यहाँ पर दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो पैसा किसकी जेब में जा रहा है? आप पैसा नरेगा में दो, मिड डे मील में दो, लोगों की जेबों में दो। इस दुनिया में 200 देश हैं। हर बड़े देश ने अपने नागरिकों की जेब में सीधा पैसा दिया। 1.5 साल से कोरोना चल रहा है। हर बड़े देश ने लोगों की जेब में पैसा दिया ताकि वो अपने खर्च को चला सके। हमारी केंद्र सरकार ने लोगों की जेब पर डाका डाला। जिनकी छटनी हो गई, नौकरियां चली गई, वेतन कम हो गए, उद्योग बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, धंधा ठप हो गया, उसके ऊपर महंगाई हो रही है। ये गैस का सिलेंडर मैं जानता हूं, मंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ 2 रुपए 5 रुपए बढ़ता था तो पूरे देश में हाहाकार मचता था। और इसलिए मचता था क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि मनमोहन सिंह और कांग्रेस की सरकार हमारी बात सुनकर वापस करेंगे। मुझे याद है मनमोहन सिंह जी ने कई बार बड़े वेतन वापस करे, लेकिन इस सरकार का क्या आप जानते हो? ये जिद्दी सरकार है, मनमानी करने वाली सरकार है। आप महंगाई की बात करोगे, पेट्रोल की, डीजल की, नमक, तेल, चीनी, पानी, आप उनकी बात करोगे। ये बात करेंगे मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की। इन्हें कोई लेना देना नहीं। इसलिए बड़े सही समय पर सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है और ये दायित्व हम सबका बनता है। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। और ये शहीद स्मारक आप सब जानते हो कितने नजर दिए हम लोगों ने यहाँ पर जब विपक्ष में थे प्रदेश की सरकार के खिलाफ। लेकिन जब हमें लगेगा कि केंद्र की सरकार भी ऐसी मीन्स हो गई है, उनको उठाना जरूरी है, तो 36 करोड़ के लोग कोई बड़ा छोटा नहीं है। ये राष्ट्रीय सेवा है। जनता सड़क पर आएगी, कांग्रेस पार्टी के कारकुन सड़क पर आएंगे और हमारे साथ खड़े होंगे। कोई पूछने वाला नहीं है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, 2 दर्जन मंत्री बनेंगे, लेकिन कोई सरकार से पूछने वाला नहीं है कि गंगा में जो लाशें बह गई उनके लिए कौन जिम्मेदार था। हजारों लाखों लोग मर गए, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पते रहे सड़कों पे, स्कूलों के अंदर, अस्पतालों के अंदर, कोई पूछने नहीं आया। किसी सरकार के नुमाइंदे ने आज तक आके माफी मांगी है? कौन जिम्मेदार था?
आप रैलियां कर रहे हो, आप भाषण दे रहे हो, आप करुणा फैला रहे हो। पूरा देश तंग बना रहा था, कोई मलम लगाने नहीं आया, कोई आंसू पोंछने नहीं आया। जो दवाई सुई हमको लगनी थी विदेश चली गई, कोई जवाबदेही नहीं है। इस गैस के सिलेंडर को लेकर मैं जानता हूँ भाजपा के नेताओं को, अपने सर पर खाली सिलेंडर लेके जाते हैं सड़कों पे, पदयात्रा करते थे, गाली देते थे हम लोगों को। चलिए अभी रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं, फीस वृद्धि को लेकर के 5वें दिन भी लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहा और इस धरना प्रदर्शन के अंतर्गत भीख मांग करके धरना प्रदर्शन किया गया है। आखिरकार क्या कुछ है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। जोबनेर कस्बे में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में पिछले 4 दिन से फीस वृद्धि को लेकर के विद्यार्थी शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं आज 5वें दिन भी विद्यार्थियों ने कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए सड़कों पर राहगीरों से भीख मांगकर अनोखे तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जताया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा विद्यार्थियों की 45% फीस वृद्धि करने के विरोध में पिछले 5 दिन से विद्यार्थी विश्वविद्यालय गेट के बाहर दिन रात धरने पर बैठे हैं। वहीं इन विद्यार्थियों के समर्थन में उनके परिजन व अन्य संगठन भी फीस वृद्धि को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और वहीं बेरोजगार छात्र संघ की ओर से फीस वृद्धि वापस नहीं लेने पर 7 जुलाई को राजभवन का घेराव करने की भी चेतावनी दी गई। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। वहीं आप सभी को बता दूं कि माकन की सीएम अशोक गहलोत के साथ में निर्णायक चर्चा हुई है। जी हां, प्रदेश प्रभारी अजय माकन की सीएम अशोक गहलोत के साथ निर्णायक चर्चा हुई है और सीएम अशोक गहलोत ने कुछ मुद्दों पर कहा कि अपनी बात अजय माकन दिल्ली जाकर के आला कमान को सौंपेंगे। वहीं साथ ही साथ सब कुछ ठीक हो रहा तो जुलाई के 2 या 3 सप्ताह में राजस्थान में हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल। चलिए अभी रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो मकराना से सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव विनोद झाकड़ का आज मकराना में आने पर एनएसयूआई प्रदेश महासचिव मुकेश मेघवाल ने स्वागत सम्मान किया है और इसी मौके पर उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव व राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनोद झाकड़ के निजी यात्रा के दौरान मकराना आगमन पर एनएसयूआई प्रदेश महासचिव व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मुकेश मेघवाल मकराना के नेतृत्व में स्वयं के आवास पर स्वागत सम्मान किया, जिस पर झाकड़ ने कहा कि राजनीति में शिक्षा का बहुत महत्व है, वह शिक्षा को बढ़ावा देने की बात भी कही है। और इस मौके पर पूर्व पार्षद हनुमान मेघवाल, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मुकेश नारनिया, पार्षद मूलचंद, सत्यनारायण असूपिया, जोधाराम, एनएसयूआई छात्र नेता आकाश मेघवंशी सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कई केंद्रीय मंत्रियों की छुट्टी हो चुकी है। रमेश पोखरियाल, निशंक, संतोष गंगवार, देवोश्री चौधरी, संजय धोत्रे, बाबुल सुप्रिया, राव साहेब दानवे, पाटिल, सदानंद गौड़ा, रतनलाल कटारिया और डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा देखने को मिला। वहीं राजस्थान के अंदर लगातार अभी एजुकेशन बंद है और इसी को लेकर के स्कूल, कोचिंग सेंटर और अन्य सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा गया है। लेकिन आज एक बैठक होने वाली है और उस बैठक के अंदर यह घोषित हो सकता है कि आखिरकार 15 तारीख से 9वीं से लेकर के 12वीं तक के स्कूलों को किस प्रकार से खोला जाएगा। और यह संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि 15 तारीख से स्कूलों के खोलने का समय भी निर्धारित किया जा सकता है। और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत आज शाम को जो बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी फैसला लेंगे। तो आइए एक नजर डालते हैं कि और क्या कुछ चल रहा है इस प्रदेश की राजनीति में। प्रदेश में कोरोना कम पड़ते ही अब बच्चों के लिए स्कूल अनलॉक करने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग ने 15 जुलाई से बड़ी कक्षाओं में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने का प्लान तैयार किया है। पहले फेज में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकता है
आज शाम होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्कूल खोलने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही स्कूल खोलने पर फैसला होगा और कैबिनेट अगर मंजूरी देता है तो 15 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो सकती है। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल की पालना और शर्त रखी जाएगी। पहले फेज में आधे बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकता है। एक दिन छोड़कर स्कूल बुलाने के मॉडल पर क्लास शुरू करने का विचार है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद गृह विभाग गाइडलाइन में छूट देगा, तभी स्कूल खुलने का रास्ता साफ होगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा स्कूल खुलने के मामले में कह चुके हैं कि कैबिनेट और मुख्यमंत्री स्तर पर फैसला किया जाएगा। बेटी बचाओ अभियान को लेकर के राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की पहल देखने को मिली है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि PCPNDT के मुखबिर योजना में बढ़ाई गई प्रोत्साहन राशि। ढाई लाख से बढ़ाकर के अब 3 लाख की प्रोत्साहन राशि कर दी गई। तो वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने निर्देश जारी किए और इसके आदेश भी जारी किए। चलिए अब एक रुख करते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि बहरोड विधायक बलजीत यादव के द्वारा SDM संतोष मीणा के ऊपर कार्यालय में शराब पीकर आने के आरोप अब गलत साबित हो चुका है और इसी को लेकर के अब विपक्ष भारी पड़ रहा है और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भी सौंपा है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ है ये पूरा मामला। आज बहरोड विधायक बलजीत यादव के द्वारा SDM संतोष मीणा के ऊपर शराब पीकर कार्यालय में आने का जो आरोप लगाया गया है, वह जांच में SDM निर्दोष पाए गए। इस अशोभनीय व्यवहार के लिए बहरोड विधायक को सदन से निलंबित करने और अधिकारी कर्मचारियों को बिना वजह परेशान न करने के लिए बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के युवाओं द्वारा SDM बांदीकुई के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इसी दौरान नवयुवक मंडल कमेटी धपावन, चैनपुरा, रामदयाल दिलाड़ी, सुरजन मीणा, घनश्याम मीणा, रामकेश भोजपुरी, भागचंद मीणा, बड़ियाल खुर्द, सोहन लाल सैनी सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने मिलकर बहरोड विधायक बलजीत यादव के इस कृत्य की घोर निंदा की और अधिकारी कर्मचारियों के सपोर्ट में लामबंद हुए। उनका इल्जाम लगाया गया कि दारू पी के ऑफिस आते हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उनको बदनाम करना चाहते हैं और ये राजनीति में अंधे होके अधिकारियों को परेशान कर रहे हैं। इसलिए हम मीणा समाज की ओर से बहरोड विधायक बलजीत यादव जी की घोर निंदा करते हैं। चलिए अब एक रुख कर लेते हैं उदयपुर वाटी की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं उदयपुर वाटी कस्बे में झुंझुनू रोड पर फ्रीडम लाइन फाइनेंस निधि लिमिटेड का उद्घाटन किया गया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। उदयपुर वाटी में स्थानीय कस्बे से झुंझुनू रोड पर फ्रीडम लाइन फाइनेंस निधि लिमिटेड का उद्घाटन तहसीलदार सोनू आर्य, थानाधिकारी मुनीशी मीणा, डॉक्टर रीना अग्रवाल, डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा व डॉक्टर सुमन मीणा ने फीता काट करके किया है। इसी दौरान तहसीलदार आर्य ने कहा कि फ्रीडम लाइन महिलाओं द्वारा एक साथ उद्घाटन कार्यक्रम लोगों के लिए चर्चा का विशेष रहा। एक साथ 5 महिलाएं जिन्होंने कोरोना महामारी में अपनी अहम भूमिका निभाई है। वहीं सुरेश सैनी व भास्कर कुमावत ने बताया कि महिलाओं को कार्यक्रमों में आगे आना चाहिए, जिससे अन्य महिलाओं को आगे आने की प्रेरणा मिल सके और इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। गुवाहाटी में झुंझुनू रोड पर तहसीलदार सोनू आर्य, थानाधिकारी मुनीशी मीणा और डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, डॉक्टर रीना अग्रवाल, डॉक्टर सुमन मीणा ने फ्रीडम लाइन फाइनेंस निधि लिमिटेड का फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसमें हमारा यही उद्देश्य, इस फाइनेंस से हमारा यही उद्देश्य है कि मोबाइल लोन है, बाइक लोन है, हर प्रकार के व्हीकल लोन है, इसको सभी तक उपलब्ध कराना। वही खबर फुलेरा से सामने आ रही है, जहां पर अभिभाषक संघ ने कोरोना से शहीद हुए अधिवक्ताओं को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। सांबर लेक में अभिभाषक संघ ने कोरोना से दिवंगत हुए अधिवक्ताओं को श्रद्धांजलि दी है। कोरोना महामारी में सांबर के 4 अधिवक्ताओं का निधन हो गया। इसके साथ ही कोरोना महामारी से कुछ अधिवक्ताओं के परिवारजन भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। अभिभाषक
संघ द्वारा उन्हें भी 2 मिनट का मौन रख करके श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन अभिभाषक संघ कार्यालय पर किया गया और गौरतलब है कि सांबर के अधिवक्ता हरिप्रसाद काबरा, गिरधारी लाल बोचलिया, राजमोहन चावला, शांतनु नागू, रघुवीर खांडल इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं। श्रद्धांजलि सभा में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पवार, अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तमा माथुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट अजीत सिंह राठौड़, उपखंड अधिकारी राजकुमार कसवा सहित अनेक अधिवक्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। बॉलीवुड की ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार आज बुधवार को 98 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए हैं। दिलीप साहब का एक बॉलीवुड करियर फिल्म ज्वार भाटा से शुरू हुआ था। यह 1944 के अंदर हुआ था और 1947 में उन्होंने जुगनू में काम भी किया था और इस फिल्म की कामयाबी ने दिलीप साहब को चर्चित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने शहीद, अंदाज, दाग, दीदार मधुमती, देवदास, मुसाफिर, नया दौर, आन आज़ाद जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम भी किया था। अपने अभिनव से वो स्वतंत्र भारत के पहले 2 दशकों में लाखों युवा दर्शकों के दिलों की धड़कन बन गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में बड़े फेरबदल का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। चूरू से सबसे युवा सांसद 37 वर्षीय राहुल कसवा और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी की मोदी कैबिनेट में एंट्री लगभग तय है। हालांकि सीपी जोशी का कहना है कि देर रात तक उन्हें दिल्ली से बुलावा नहीं आया। वहीं राजस्थान से संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को तरक्की दी जा सकती है। राजस्थान की 7 लाख सरकारी कर्मचारियों को राहत देने वाली खबर आई है। कांग्रेस में चल रही सियासी उठापटक के बाद राज्य सरकार ने 21 महीने 13 दिन बाद से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर लगी पाबंदी 1 महीने के लिए हटा दी। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 14 जुलाई से 14 अगस्त के बीच सभी विभागों की वेबसाइट के जरिए स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का प्रावधान किया। प्रदेश में कोरोना कम पड़ते ही अब बच्चों के लिए स्कूल अनलॉक करने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग ने 15 जुलाई से बड़ी कक्षाओं में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने का प्लान तैयार कर लिए हैं। फेज 9 पहले में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकता है और आज शाम होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद स्कूल खोलने पर फैसला होगा। कैबिनेट अगर मंजूरी देता है तो 15 जुलाई से 9 से 12 तक स्कूलों में पढ़ाई शुरू रहेगी। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।